हेलो एवरीवन। आज हम अपनी इस बुक BHDC 133 आधुनिक हिंदी कविता, आज हम इसका खंड नंबर 3 करेंगे। इससे पहले मैं आपको ये खंड 1 और खंड 2 करा चुकी हूँ। आज हम इसका खंड नंबर 3 करेंगे, जिसका नाम है काव्य वाचन और विश्लेषण। इसमें हमारी फर्स्ट इकाई नंबर 12 है, जिसमें हम भारतेंदु हरिश्चंद्र और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, इनकी हम काव्य वाचन और विश्लेषण करेंगे। ये देखिए, ये चैप्टर नंबर हमारा 12 है। भारतेंदु हरिश्चंद्र और हरिओद जी की हम काव्य वाचन और विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत। भारतेंदु हरिश्चंद्र, यदि हम इनके जन्म की बात करते हैं तो 1850 में इनका जन्म हुआ था और 1885 में इनकी मृत्यु हो गई थी। टोटल 35 वर्ष ही इनकी आयु रही और ये एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। उन्होंने हिंदी के क्षेत्र में अपनी कवि प्रतिभा का परिचय दिया। बहुत अच्छे राइटर थे ये और इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं, जैसे नाटक, निबंध, आलोचना, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत आदि अनेक इन्होंने गद्य व पद रचनाएं की हैं। यदि हम इनकी रचनाओं की बात करें तो कृष्ण चरित्र, रासलीला, प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, सत्सई श्रृंगार आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। यदि हम बात करें इस चैप्टर में हम भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुछ सिलेक्टेड कविताओं की व्याख्या देखेंगे, जिसमें कुल 7 पदों की व्याख्या करेंगे हम। इसके अलावा एक प्रिय प्रवास इनकी रचना है। जब मैंने आपको चैप्टर कराए थे तो भी मैंने आपको बताया था इस वाली इनकी रचना के बारे में। प्रिय प्रवास जो नाम से है, ये इनका एक महाकाव्य है और इसकी हम 4 पदों की व्याख्या करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा है और ये प्रीवियस पेपर में पूछा भी गया था, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसको एक बार ध्यान से देख लेना आप। ये हम एक बार पढ़ लेंगे तो मतलब हमको ध्यान में रह जाएगा कि ये किस पोएम से लिया गया है और इसके राइटर कौन है। यहाँ पे हमारे लिए मुश्किल चीज़ यही रहने वाली है इनमें कि हम कैसे मतलब हम याद रखेंगे कि ये किस पोएम से लिया गया है, इसके राइटर कौन है, क्योंकि बहुत सारे राइटर और पोएम्स यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी। बट मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए थोड़ा बहुत ईजी हो जाए और आपको थोड़ा बहुत याद रह जाए, क्योंकि ये हम जो हमारा व्याख्या पोर्शन है वो हमारा 32 मार्क्स का होगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इसलिए ये चैप्टर जो हमारा ये वाला खंड है, ये हमारा टोटल 32 मार्क्स का रहेगा। तो उसी के रिगार्ड मैं आपको करा रही हूँ ये। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट स्टैंजा जो ये है, पहले मैं इसको रीड कर देती हूँ एक बार। नैना वह छवि नाहिन भूले, दया भरी चहु दिसी की चितवनी, नैन कमल दल फूले, वह आविनी वह हंसनी, छबीली वह मुस्किन चितचोरे, वह बतारिन मुरली हरि की, वह देखन चहु कोरे, वह धीरी गति कमल फिरावन, कर ले गायन पाछे, वह बीरी मुख वेणु बजावती पीत पिछोरे काछे, पर बस भये फिरत है नैना एक क्षण टरत नटारे, हरिचंद ऐसी छवि निखरत तन मन धन सब हारे। ये हमारा पहरा है। यदि हम इसमें कीवर्ड्स की बात करें तो देखो, नैना वर्ड हो गया, ये नैना वर्ड होगा यहाँ पे। इसके अलावा एक कीवर्ड्स यहाँ पे जो मतलब बिल्कुल ईजी रहेगा तो वो ये है हरिचंद, मतलब हरिश्चंद्र। यहाँ पे ये वर्ड उन्होंने लास्ट में लिख रखा है, बट एग्जामिनर क्या करता है एग्जाम में कि ये जैसे लाइन लास्ट के 3 लाइन्स काट देता है, ये हमको वो एग्जाम में नहीं देता, बट ऊपर वाली सिर्फ 4 लाइन्स के बारे में पूछ लेगा। तो मतलब हमको याद रखना होगा कि ये 4 लाइनें हैं तो ये कौन सी पोएम की है और इनका राइटर कौन है। ये चीज़ हमको थोड़ी सी ध्यान रखनी होगी। तो मैं आपको इसी व्यू से बता रही हूँ कि कैसे एग्ज़ाम में आएगा, तो एक बार देख लेना आप। यदि हम बात करें इसके संदर्भ की, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य रचना प्रेम मालिका, जो कि 1871 में प्रकाशित हुई थी, उससे ली गई है।
और इस मतलब एक कीर्तनों का संग्रह है प्रेम मालिका। जो प्रेम मालिका जो इनकी एक रचना है, इसमें कीर्तनों का संग्रह है, मतलब कीर्तनों के जो भजन वगैरह हुए उसको इकट्ठा कर दिया गया है। भारतेंदु को वैष्णव भक्ति विरासत में मिली थी। सामाजिक सरोकार की रचनाओं के साथ उनकी भक्तिपरक रचनाओं की बहुत बड़ी संख्या है। भारतेंदु की रचनाओं में भक्ति एवं रीति कालीन काव्य प्रवृत्तियों का प्रभाव पाया जाता है। मतलब जो इनकी रचनाएं हैं उनमें हमको भक्ति व रीति कालीन दोनों ही प्रवृत्तियां हमको देखने को मिलेंगी। ये हमारा हो गया संदर्भ और प्रसंग। देखते हैं हम व्याख्या। भारतेंदु ने अवतरित पद में, मतलब जो ये हमारा ये पद है, इसमें इन्होंने कृष्ण के रूप सौंदर्य का चित्रण किया है। मतलब यहाँ पे वो किसको यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं, तो वो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं वो यहाँ पर कृष्ण के रूप का वर्णन कर रहे हैं। कवि ने कहा है कि भक्त के नेत्रों के मार्ग से, मतलब जैसे फर्स्ट लाइन है ना, नैना वह छवि नाहिन भूले, मतलब कि नेत्रों के मार्ग से हृदय में मनोहर कृष्ण आ बसे हैं। मतलब कह रहे हैं छवि, मतलब नैना वह छवि नाहिन भूले, मतलब कि कवि क्या कह रहे हैं कि जो भक्त हैं उनके आँखों में, उनके नेत्रों में एक कृष्ण जो मनोहर है वो उनके हृदय में आके बस गए हैं। वह दिन रात उस कृपापूर्ण दृष्टि का ही स्मरण करता है जिसका सौंदर्य याचक अथवा देखने वाले के नेत्रों को तृप्त कर देता है। मतलब कि जो कृष्ण की छवि आकर बस गई है उनके हृदय में, वह उसको भूल नहीं पाता है, वो उनके मन में मतलब हमेशा रहती है। आगे देखते हैं। कृष्ण की चंचल चितविन हंसी और मुस्कुराकर नेत्रों की कोर से चारों ओर देख लेने की सुंदर छवि चित्त को चुराने वाली है। हंस हंस कर बातें करते हुए कृष्ण जब हाथों में कमल फूल धीरे धीरे फिराते हैं, भला उस शाम को कौन भूल सकता है। अपने ओष्ठों के अर्धगोलाकार आकृति देकर बांसुरी बजाते समय शाम की छटा का वर्णन मिल जाए, वह अपनी दृष्टि उन फिरा नहीं सकता। मतलब यहाँ पे कृष्ण के रूप का वर्णन किया गया है कि कैसे मतलब पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं कृष्ण जी ने, और जो मतलब देखने वाला है तो उसके जो नेत्र हैं वो बिल्कुल उसके कृष्ण के गुलाम बन गए हैं, बिल्कुल उनके दास बन गए हैं। कवि हरिश्चंद्र कहते हैं कि ऐसे मनोहर कृष्ण को टकटकी लगाकर देखने में परम सुख है। कृष्ण के इस सौंदर्य पर मेरा तन मन धन यानी सर्वस्व न्योछावर है। मतलब वो यहाँ पर कृष्ण जी का एक मनोहर मतलब रूप हम सबको दिखाना चाह रहे हैं। तो हम बात करें विशेष की, तो विशेष यहाँ पे इस जो अवतरित पद में कवि ने कृष्ण का प्रेम व्यक्त किया है। कृष्ण के अपरूप सौंदर्य चित्रण के बहाने अपनी भक्ति भावना का परिचय प्रस्तुत किया है। इस पद से गुजर कर पाठकों को सूरदास के कृष्ण का सौंदर्य चित्रण स्मरण हो आना स्वाभाविक है। मतलब जिस टाइप से सूरदास जी ने कृष्ण का हमको मतलब स्वरूप दिखाया था, उसी प्रकार मतलब हमें इनको पढ़ के भी हमको ऐसा ही कुछ याद आ जाएगा। सेकंड, यदि हम बात करें तो सरल सहज व प्रभाव में ही ब्रज भाषा का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। और जो यह पद है ये राग गौरी से लिया गया है, और ये ज्ञात्मक मतलब ये गीति काव्य से रिलेटेड है ये सब। सेकंड हमारा पैरा देखिए, ये वाला भी उसी से लिया गया है, प्रेम मालिका नामक पोएम से लिया गया है। सेकंड स्टैंजा हमारा ये भी, तो इसको अभी आप देख लेना एक बार। इसमें यदि हम कीवर्ड्स की बात करें तो मैंने आपको बताया था, जैसे हरिचंद यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा लास्ट में। ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल रहने वाला है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि वो जैसे एग्जामिनर लास्ट की 3 से 4 लाइन का कट कर देगा, फिर उसके बाद उसने हम लोग को स्टार्टिंग से दे दिया, तो मतलब हमको याद रखना थोड़ा मुश्किल रहेगा। बट फिर भी हम एक बार देख लेते हैं तो ईजी हो सकता है। इसको एक बार देख लेना आप, क्योंकि हर एक की व्याख्या कराऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, क्योंकि इसमें हम पूरी यूनिट्स कवर करेंगे ना लास्ट तक, तो इसी वजह से। नेक्स्ट ये देखिए, थर्ड जो पैरा है वो चेंज है।
मतलब इससे पहले तो हमने प्रेम मालिका के हमने 2 स्टैंजा किए हैं, बट जो ये वाला स्टैंजा है, ये जो हमारा थर्ड है, ये प्रेम फुलवारी नामक इनकी रचना से लिया गया है। मतलब यहाँ पे पोएम का नाम क्या है? प्रेम फुलवारी। तो यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे क्या रहेंगे कीवर्ड। देखो लास्ट में तो आपको हरिचंद दिख रहा होगा। यदि हमको लास्ट लाइन मिल गई तो इससे बेस्ट हमारे लिए कुछ नहीं रहेगा एग्ज़ाम में, क्योंकि हमको पता चल जाएगा कि ये किसके राइटर कौन है। यदि हमको लास्ट लाइन मिल जाती है तो इससे बेस्ट हमारे लिए कुछ नहीं होगा। बट यदि नहीं मिलती है तो फिर भी हम थोड़े बहुत वर्ड मतलब हम अपने माइंड में रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी नैनन वर्ड हो गया है, मतलब हमने 2 स्टैंजा में तो हमको नैनन वर्ड देखने को मिल ही गया है। और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। इतना भी यदि आप जान लेते हो तो फिर भी हमारे लिए ईजी हो जाएगा ये। थर्ड पैसेज हमारा ये है, रहे क्यों एक मयान असी दोए, जिन नैनन में हरि रस छायो, ते ही क्यों भाखे कोय, जा तन मन में रति रहे मोहन, तहा ज्ञान का आवे, चाहो जितनी बात प्रबोधो, हाको पति आवे, अमृत खाए अब देखी, इनारुन को मूर्ख जो भूले, हरिचंद ब्रज ले कटली बन काटो, तो फिरे फूले। मतलब यहाँ पर भी उन्होंने अपना तन मन मोहन को समर्पित कर दिया है, मतलब कृष्ण को उन्होंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है, न्योछावर कर दिया है। तो मतलब यहाँ पे भी वो बता रहे हैं कि किसी और का स्थान नहीं है मेरे हृदय में, जैसा स्थान श्री कृष्ण जी का है। तो इस टाइप से वो यहाँ पे कृष्ण की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। तो ये आप देख लेना इसकी व्याख्या। यदि हम इसकी विशेष की बात करें तो इसमें प्रेम की महत्ता दिखाई गई है। इसके अलावा वही कि यहाँ पे गोपियों के संग प्रेम की व्याख्या करते हुए उन्होंने ज्ञान व योग का मार्ग का खंडन किया है और उन्होंने भाव इस पद में समाहित किया या इसमें डाला है। नेक्स्ट यहीं पे ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है इसमें, और रीतिकालीन कवियों के समान इस पद में प्रेम का आहूतात्मक वर्णन नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टैंजा जो आया है ये प्रेम पचासा इनकी एक रचना है, उससे आया है। विनय प्रेम पचासा जो कब प्रकाशित हुई थी? 1881 में प्रकाशित हुई थी, उससे लिया गया है। यदि हम इस प्रेम पचासा की बात करें तो इसमें आपको प्रेम वर्ड दिख रहा होगा, ये हमारा कीवर्ड्स रह सकता है। तो ये देखिए, यदि हम इसके प्रसंग की बात करते हैं तो ये विनय प्रेम पचासा से लिया गया है और इसको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। इस पद में प्रेम व सरलता, प्रेम की सरलता और निश्चलता पर प्रकाश डाला गया है और इसमें प्रेम की शुद्धता की व्याख्या की गई है। सच्चे प्रेम की परिभाषा भी इस वाले पद में दी गई है। मतलब बताया गया है कि सच्चा प्रेम क्या होता है। जो कृष्ण से प्रेम कर रहा है यहाँ पे कवि, तो वो उसी को सच्चा प्रेम मान रहा है। मतलब जिसमें कोई छल कपट नहीं हो, किसमें कोई ईर्ष्या द्वेष ना हो, इस टाइप से जो प्रेम होता है वो सच्चा प्रेम होता है। और वही ये जो प्रेम है वही वो जो राइटर है हरिश्चंद्र जी हैं वो श्री कृष्ण से कर रहे हैं, उसी के बारे में हम सबको बता रहे हैं। जब हम इसकी विशेष की बात करते हैं तो वही कवि छंद में यह पद रचित है, भाषा वही ब्रज भाषा है और वही प्रेम की दुनिया की विशेषता इस पद में स्पष्ट की गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये देखिए नेक्स्ट, ये 5 नंबर का हमारा ये काव्य पद है। नेक्स्ट हमारा 6 है, इनको देखिए। मुँह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे, पागल करी मोही करे खराब, क्यों सखी साजन नहीं शराब। यहाँ पे मतलब जो भारतेंदु जी हैं वो मतलब यहाँ बता रहे हैं कि शराब पीने से हमारे समाज की मतलब कितनी मतलब अवनति होती है। तो उस टाइप से यहाँ पे व्यंग कर रहे हैं उसके ऊपर। इसके अलावा ये देवाला देखिए, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज,
क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके लिए कीवर्ड्स क्या रहेंगे, जैसे छूटे, लूटे, खराब, शराब। मतलब ये जो ये तुकबंदी सी कर रखी है ना, ये हमारे लिए कीवर्ड्स हम मतलब याद कर सकते हैं कि हाँ ये भारतेंदु जी ने लिखे हैं। जैसे इसमें देखिए, ये जैसे चूसे, मूसे, तेज, अंग्रेज, मतलब इस टाइप से ये वर्ड भी हमारे लिए कीवर्ड्स रह सकते हैं। यदि हम बात करें इनके संदर्भ की, तो मुकरियों के लेखन से भारतेंदु का जनमन में चेतना प्रसरित करना चाहते थे। मतलब ये जो इन्होंने लिखे इस टाइप से लाइनें, इनको बोला गया मुकरिया। ये इनकी मुकरी हैं जो इन्होंने लिखी हैं। इनके माध्यम से हमारे समाज में मतलब जागरूकता फैलाना चाहते थे कि ये चाहते थे कि हमारा समाज गंदगी छोड़ के एक अच्छी राह पे चले। नेक्स्ट देखिए, ये भी इनके नए जमाने की मुकरी नाम से है। नई नई नीत तान सुनावे, अपने जाल में जगत फसावे, नित नित हमें कराई बलसून, क्यों सकी साजन नहीं कानून। देखिए यहाँ पे वही तुकबंदी सुनावे, फसावे, सून, कानून, मतलब इस टाइप से हम इसको याद कर सकते हैं। और यदि हम इसके बारे में बात करें तो ये नए ज़माने की मुकरी नामक मतलब इस इनकी रचना से लिए गए हैं ये, और इनके थ्रू ये हमारे समाज में जागरूकता फैलाना चाहते हैं। और साथ साथ में जो अंग्रेज़ों की जो कानून व्यवस्था थी उसके ऊपर भी ये व्यंग करना चाहते हैं। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो ये नए ज़माने की मुकरियाँ हैं, ये तो मैंने आपको टोटल 3 बताई हैं अभी तक। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये इजी है। ये वाली अगर ये पेपर में आती हैं तो ये हो जाएंगी, आप इजीली इसको कर लोगे। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यदि हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो ये देखिए, प्रिय प्रवास जो मैंने कहा था, ये इनका एक महाकाव्य है। इससे रिलेटेड हम टोटल 4 स्टैंजा पे बात करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा है। अतः करूँगा यह कार्य मैं स्वयं, सब हसत में दुर्लभ प्राण को लिए, सब जाति ओ जन्म धरा निमित्त में, न भीत दूंगा विकराल व्याल से, सदा करूँगा अपमृत्यु सामना, सह भीत दूंगा न सुरेंद्र व्रज से, कभी करूँगा अवहेलना न मैं, प्रधान धमाग परोपकार की, प्रवाह होते तक शेष श्वास के, सशक्त होते तक एक लोम के, क्या करूँगा हित सर्वभूत का। ये 11वें सर्ग से लिया गया है। मैंने आपको बताया था कि इस प्रिय प्रवास में टोटल 17 सर्ग हैं। तो ये वाला जो ये स्टैंजा है, ये 11वें सर्ग से लिया गया है। यदि हमें इसकी कीवर्ड्स की बात करें तो जैसे मतलब ये आपको दिख रहा होगा, सब हसत, सब जाति, सभीत, मतलब इस टाइप से, सर्वभूत मतलब स आपको ज़्यादा दिख रहा है, सुरेंद्र व्रज हो गया, सशक्त हो गया, शेषवास हो गया, स्वम हो गया। मतलब आपको इस स्टैंजे में मोस्टली सा वर्ड दिख रहे होंगे ना। मतलब जैसे मेरे को लग पा रहा है कि हाँ आपके लिए इजी रहेगा, इस टाइप से आपको याद रह सकता है, तो मैं आपको उसी तरीके से बता रही हूँ। यदि हम इसके प्रसंग की बात करें, जो प्रिय प्रवास नाम की जो रचना है, ये हरिओध जी की रचना है। इस रचना के माध्यम से कवि ने समसामयिक समस्याओं को स्थान दिया है और इन्होंने विभिन्न सर्गों में अनेक अंशों का वाचन करके कवि ने श्री कृष्ण के समाज सेवी रूप का वर्णन किया है हम सब के लिए। मतलब जो ये प्रिय प्रवास जो ये रचना है, ये हरिओध जी की प्रसिद्ध रचना है, या इनका एक महाकाव्य है। यदि हम इनकी व्याख्या की बात करते हैं तो उद्धव को सुनाते हुए वह वृद्ध गवाल कहने लगा। मतलब यहाँ पे उद्धव को सुना रहा है एक बूढ़ा गवाला जो होता है वो, कि इसीलिए अपने प्राणों को हथेली पर रख के मैं स्वयं ही यह कार्य करूँगा। अपनी जाति व जन्मभूमि के लिए मैं इस भयंकर सर्प से कभी नहीं डरूंगा और निश्चित ही उस सर्प के आतंक से ब्रजवासियों को मुक्त कराऊंगा। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं ना, जैसे अमृत्यु सामना करूंगा उसका मैं, तो मतलब ये बता रहे हैं कि वहाँ पे जो एक सर्प है उससे वो ब्रजवासियों की रक्षा करेगा। इसके अलावा इसमें जो लेखक हैं वो हमको ये बताना चाहते हैं कि हमेशा मतलब इंद्र के वज्र से भी वो भयभीत नहीं होंगे, वो हमेशा धर्म के मार्ग पे वो हमेशा टिके रहेंगे और एक दिन वो सफल जरूर बन के आएंगे।
यदि हम इसके विशेष की बात करें तो इस अंश में कृष्ण के माध्यम से कवि ने अपनी युगीन समस्याओं की ओर संकेत किया है। कृष्ण के लोकोपकारी रूप का यहाँ पे वर्णन किया गया है। भाषा वही खड़ी बोली और तत्सम प्रधान भाषा यहाँ पे यूज़ की गई है। नेक्स्ट देखिए, ये भी प्रिय प्रवास नामक हमारी इस महाकाव्य से ही लिया गया है, बट ये 12वें सर्ग से लिया गया है। यदि ये चीज़ आपको याद रहती है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। आप लिख दीजिए बस कि प्रिय प्रवास से ली गई है और इसके लेखक हरिओद जी हैं, तो भी हमारा काम चल जाएगा। और इस वाले स्टेंजा में कृष्ण की महानता का गुणगान किया गया है। यह व्याख्या देख लेना इसकी। जैसे यहाँ पे राजपुत्र हो गया, सरस सकल सच्चे सारे संसार सकल, मतलब यहाँ पे आपको स वर्ड ज़्यादा मिलेगा इस प्रिय प्रवास में, तो ये हमारे कीवर्ड्स रहेंगे इसके लिए। सबो, मतलब यहाँ पे ये स वर्ड्स हमारे लिए कीवर्ड्स रहने वाले प्रिय प्रवास में। जब नेक्स्ट की बात करते हैं तो ये देखिए, जो ये नेक्स्ट है ये भी हमारा प्रिय प्रवास से लिया गया है। ये प्रीवियस पेपर में पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप अच्छे से देख लेना। तदपित चित बना है शाम का चारु। देखो यहाँ पे शाम का वर्ड है, मतलब यहाँ से तो मतलब हम समझ ही जाएंगे कि हाँ यहाँ पे हरिओद जी ने मतलब कृष्ण जी के बारे में बात कर रखी है। उसके लिए यहाँ पे देखिए दोबारा से सहृद्रो स्वम सफलित सदा, मतलब स वर्ड जहाँ जो स वर्ड हमारे लिए यही कीवर्ड्स रहने वाला है। तो ये व्याख्या ये इजी है, तो इसकी व्याख्या इजीली हो जाएगी। जैसे बड़े से बड़े कुशल खिलाड़ी भी कृष्ण से जीत नहीं सकते हैं, लेकिन कृष्ण का चित्त इतना सुंदर था कि वे जानबूझकर अपने प्रिय सखाओं से हार जाते थे ताकि उनके मित्रों को खुशी मिल सके। वे अत्यंत कोमल हृदय के थे, अपने साथियों को जिताकर उनके हृदय में उमंग भरना चाहते थे। मतलब यहाँ पे कृष्ण जी के बारे में बात कर रखी है कि वो अपने मतलब जो दोस्त थे उनको जिता देते थे जानबूझकर। इसका ये देखिए 4th स्टैंजा जो और है प्रिय प्रवास से, ये 70वें सर्ग से लिया गया है। देखिए संलग्न, सांत्वना, सेवा, मतलब मेरे को तो यहीं पे कीवर्ड्स यही लग रहे हैं। सदा, ये देखिए शांति, मतलब मेरे को तो सेवर्ड यहाँ पे मतलब कीवर्ड लग रहा है इस प्रिय प्रवास नामक हमारी इस महाकाव्य में। जो जी इसके राइटर का ध्यान रखना है, हरिओद जी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी, और ये प्रिय प्रवास इनकी रचना है। और ये वाला जो स्टैंड है ये 70वें सर्ग से लिया गया है। इस वाले सर्ग में कृष्ण ने राधा को जन सेविका के रूप में प्रस्तुत किया है। ब्रज के तमाम लोगों की सेवा में ही राधा अपना सुख मानती है। मतलब ये हमने टोटल 4 देख लिए हैं जो प्रिय प्रवास है। इन 4 में से आपको एग्जाम में एक देखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये जो महाकाव्य है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट महाकाव्य है हमारे लिए। तो इन चारों को आप एक बार अच्छे से देख लेना। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 13, जिसमें हम मैथिली शरण गुप्त और राम नरेश त्रिपाठी इनके बारे में हम जानेंगे और इनके ही हम मतलब काव्य वाचन हम करेंगे। सबसे पहले देखिए मैथिली शरण गुप्त के बारे में। ये द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। उन्होंने प्राचीन आख्यानों को अपने काव्य का विषय बनाकर उनके सभी पात्रों को एक नया अभिप्राय दिया है। यदि हम बात करें जयद्रथ वध और भारत भारती के प्रकाशन से लोकप्रियता के शिखर पर पहुँचे मैथिली शरण गुप्त को 1930 में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी थी। मतलब इनको राष्ट्रीय कवि की उपाधि किस रचना के लिए मिली थी, तो भारत भारती के लिए इनको राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी थी। और इनको यह उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी 1930 में। इसके अलावा गुप्त ने लगभग 40 मौलिक काव्य ग्रंथों में भारत भारती, रंग में भंग, जयद्रथ, पंचवटी, झनकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया आदि रचनाएं की हैं। यदि हम बात करें सबसे पहले तो इसमें हम जो ये इनकी रचनाएं यशोधरा, इसमें हम टोटल 5 पदों की व्याख्या करेंगे। जो सेकंड का साकेत, तो साकेत की हम कुल 3 पदों की बात करेंगे। फिर अन्वेषण,
इसकी हम 4 पदों की बात करेंगे, और वह देश कौन सा है, इसकी हम 4 पदों की बात करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले है यशोधरा। जो ये वाला इनका ये मतलब इनकी ये वाली रचना है यशोधरा नाम से, इसमें टोटल आपको दिख रहा होगा कि कितनी बड़ी ये पोयम है। इससे रिलेटेड ही यहाँ पे ये दे रखी है लाइनें, जो कि यशोधरा से ली गई हैं। सिद्धार्थ गौतम अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को निद्रावस्था में छोड़कर संन्यास धर्म अपनाने और सिद्धि प्राप्त करने हेतु वन में चले गए हैं। इसके पश्चात यशोधरा जो है वो इस प्रसंग में दुखी होकर सखी से मन की बात कह रही है। और वो क्या कह रही है? सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कह कर जाते, कह तो क्या मुझसे वो अपनी पथ बाधा ही पाते। मतलब कि वो यहाँ पे ये बता रही है कि मतलब वो चले गए हैं, जो गौतम बुद्ध थे वो वन में चले गए थे तपस्या के लिए, सिद्धि के लिए। तो उनकी पत्नी है जो यशोधरा, वो अपनी फ्रेंड से कह रही है कि वो चले गए हैं तो ये अच्छी बात है, बड़े गौरव की बात है, पर दुख मेरे को इस बात का है कि वो मतलब चोरी चोरी छुप के गए हैं, वो मुझसे बता के नहीं गए। और यही बात वो अपनी फ्रेंड को बता रही है। वो इसलिए कह रहे कि सिद्धार्थ ने ऐसा इसलिए किया हो गया क्योंकि वो मेरे को दुखी या मेरे को वो कष्ट देना नहीं चाहते थे, इसी वजह से। विशेष की बात करें तो यहाँ पे जैसे चोरी चोरी में मतलब अलंकार का प्रयोग किया गया है, और भाषा तत्सम प्रधान खड़ी बोली हिंदी यहाँ पे यूज़ की गई है। मतलब यहाँ पे जो ये हमारी इनकी वाली रचना है, इसमें जो सिद्धि वर्ड हो गया, सखी हो गया, कि मतलब ये वाला ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो यशोधरा है वो अपनी सखी से बात कर रही है और सिंपल हिंदी या खड़ी बोली यूज़ की गई है। तो इसको हम अच्छे से आराम से याद कर पाएंगे कि हाँ ये टॉपिक कहाँ से लिया गया है। तो पता चल गया हमको कि ये टॉपिक जो है ये यशोधरा नामक इनकी रचना से लिया गया है, और ये मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये भी उसी का है। मुझसे बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना, मैंने मुख्य उसी को जाना, जो वे मन में लाते सखी वो मुझसे कह कर जाते। मतलब वही बात है, ये वाला हमारा इजी है, इजीली हमारा ये हो जाएगा। जो ये वाला स्टैंजा है ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसको आप एक बार देखते हैं हम इसको अभी। ये देखिए, जो ये वाला है, स्वयं सुसर्जित करके क्षण में, प्रियतम को प्राणों के पण में, हमें भेज देती हैं रण में, क्षत्र धर्म के नाते, सखी वो मुझसे कह कर जाते। हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा। मतलब देखो यहाँ पे मतलब ये कीवर्ड्स क्या रहेंगे, सखी वो मुझसे कह कर जाते। मतलब ये लाइन हमारे लिए कीवर्ड्स रहेगी। यदि एग्जामिनर ने ये लाइन दी तो हम इसको इजीली पहचान जाएंगे कि ये यशोधरा नामक रचना से लिए गए हैं, और इसके लेखक जो हैं वो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं साकेत। जो साकेत रचना है ये भी मैथिली शरण गुप्त जी की हैं, और ये साकेत जो है ये एक महाकाव्य है। ये देखिए यहाँ पे ये इनका साकेत की इनकी मतलब रचना है। देखिए कितनी बड़ी ये मतलब इनका ये महाकाव्य है। इनके इस महाकाव्य के कुछ अंश ही यहाँ पे लिए गए हैं। इस रिलेटेड ही फर्स्ट स्टैंजा यहाँ पे है। औरों के हाथों नहीं यहाँ पलती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ। श्रमवारी बिंदु फल स्वास्थ्य मुक्ति फलती हूँ, अपने अंचल से व्यंजन आप जलती हूँ। तनुलता सफलता सवाधु आज ही लाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। तो इसमें मतलब जो ये वाली जो इनकी रचना है ये साकेत है, और मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी है, वही तो हमको पता ही है। साकेत में गुप्त जी ने राम कथा को आधार बनाया है। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखने वाली है। जो साकेत जो इनकी रचना है इसमें राम कथा को इन्होंने बेस बना के लिखा है, किंतु उनका उद्देश्य एक कथा को दोबारा से दोहराना नहीं है, बल्कि इस कथा के माध्यम से वह
आधुनिक युग की ज़रूरतों, परिस्थितियों और समस्याओं की अभिव्यक्ति और समाधान प्रस्तुत करते हैं। यदि हम इसकी व्याख्या की बात करते हैं तो वन में मैं औरों के हाथों नहीं पलती, यानी दास दासियों की सेवा पर आधारित नहीं हूँ, बल्कि अपना काम स्वयं करती हूँ। मतलब यहाँ पे सीता जी के बारे में बात कर रहे हैं कि जो सीता जी हैं वो अपना काम स्वयं करते हैं, और वो जो सीता है वो बिल्कुल स्वावलंबी है। मतलब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे पंखा चलाने वाली दासी नहीं है उनके लिए, वो अपने आंचल से खुद ही अपना पंखा चलाती हैं। मतलब वो बुरी स्वावलंबी हैं। वो कह रही मेरी कुटिया जो है वो कोई राजभवन नहीं है, वो बिल्कुल एक सिंपल कुटिया है, मतलब जिसमें वो रहती हैं और उसमें ही वो आनंद उसमें उनको मिलता है, बिल्कुल राजभवन जैसा ही। तो हम बात करें इसके विशेष की, तो यहाँ पे सीता के पारंपरिक देवी रूप के बजाय उसे मनुष्य रूप में दिखाया गया है। खड़ी बोली यूज़ की गई है, सहज व सुंदर रूप इन्होंने दिखाया है अपनी पंक्तियों में, और संस्कृत की तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। जब हम इसी के सेकेंड अंश की बात करें तो ये वाला स्टैंजा भी पूछा गया प्रीवियस ईयर पेपर में, तो इसको भी देख लेना एक बार आप अच्छे से। कृष्ण कर स्वागत हेतु हिला करते हैं, मृदु मनोभाव सम सुमन खिला करते हैं, डाली में नव फल नित्य मिला करते हैं, तरण तरण पर मुक्ता भार झिला करते हैं, निधि खोले दिखला रही प्रकृति निज माया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। तो आपने देखा होगा इसे पहले वाले पैराग्राफ में भी लास्ट लाइन क्या थी, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, और नेक्स्ट में भी लास्ट लाइन क्या है, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। मतलब ये हमारा कीवर्ड हो जाएगा इस साकेत नामक और रचना के लिए। तो इस वाले स्टेंजा में राम, सीता और लक्ष्मण को अयोध्या लौटा देने के लिए ये अयोध्या के निवासी चित्रकूट पहुंच गए हैं। कवि ने सीता के माध्यम से चित्रकूट की प्राकृतिक सुषमा का चित्रण किया है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे शोभा देखते सीता जी क्या कहती हैं कि कोमल पत्ते स्वागत हेतु अपने हाथ हिला रहे हैं, मनुष्य के कोमल मनोभाव प्रकट करने के लिए मानो फूल खिल रहे हैं। चित्रकूट जो है वो बिल्कुल पूरा फूलों से लदा हुआ है, इसलिए डाली में नए फल भी भर आए हैं, और जो धीरे धीरे जो बूंद है, छोटी छोटी जो बूंदें हैं वो झिलमिला रही हैं, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो रत्न भंडार पैदा हो गया हो। इसलिए मुझे अपनी कुटिया में किसी तरह का अभाव नहीं महसूस होता, बल्कि राजभवन जैसा ही आनंद मिलता है। यहाँ पे ये बातें यहाँ पे सीता के माध्यम से बोली जा रही हैं। यदि हम विशेष की बात करते हैं तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा मानव और प्रकृति के बीच संबंध को दिखाया गया है। खड़ी बोली का वही यूज़ किया गया है, और ये वर्ड्स दिखा रखे हैं, तो ये वर्ड्स यहाँ पे तत्सम वर्डों को यूज़ किया गया है। नेक्स्ट देखिए, ये भी उसी से लिया गया है। द लास्ट लाइन वही है, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, मतलब साकेत से लिया गया है, और ये साकेत से रचना ली गई है, और ये मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखे हैं। तो ये इजीली हो जाएगा, इसको आप देख लेना। नेक्स्ट है अन्वेषण, जो इनकी एक रचना है, उसकी ये देखिए, मैं ढूंढता हूँ। मतलब अन्वेषण मतलब तो ढूंढना ही होता है, कोई चीज़ सर्च करना होता है, तो वही फर्स्ट वर्ड आएगा ढूंढता हूँ। तो इसके अलावा नेक्स्ट देखिए, ये भी थोड़ी सी बड़ी है इनकी, तो इस रिलेटेड मतलब फर्स्ट दे रखा है, मैं ढूंढता तुझे था बदन में। मतलब ये फर्स्ट है। मतलब ये उन्होंने इस स्टैंजा में से लिया है। ये मेंशन जो है ये रामनरेश त्रिपाठी जी की रचना है। इसमें दो की बात करेंगे हम, अन्वेषण की और वह देश कौन सा है, दो इनकी रचनाओं की बात करेंगे। तो सबसे पहले ये हम अन्वेषण की बात कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट स्टैंजा ये है, मैं ढूंढता था बदन में। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमको इसकी व्याख्या करनी है। तो इस वही बात संदर्भ की बात करें तो रामनरेश त्रिपाठी जी ने लिखा है,
और इसका नाम क्या है, अन्वेषण इसका नाम है। ये व्याख्या देख लेना आप इसकी। सेकंड, दुख से रुला रुला कर चरण में, मतलब यहाँ से ही स्टेंजा लिया गया है ये, और उसी के हमसे व्याख्या पूछी गई है। नेक्स्ट मतलब ये मतलब टोटल यहाँ पे ये 3 4 ये 4 यहाँ पे लिए गए हैं, और ये चारों जो पंक्ति हैं ये अन्वेषण से ली गई हैं, और उसके बारे में ही हमसे पूछा गया है। तो ये इजीली हो जाएगा, इसको भी आप देख लेना एक बार, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी चली जाएगी थी, मैं बस पूरा समझाने लग गई। तो नेक्स्ट ये है, वह देश कौन सा है, मतलब यहाँ पे बात आ गई। देखो आपको हर लाइन में दिख रहा होगा वह देश कौन सा है, वह देश कौन सा है। देखो हर एक लाइन में आपको दिख रहा होगा ना, तो ये हमारे लिए ईजी रहेगा। और ये पोएम किसने लिखी है, ये लिखी है राम नरेश त्रिपाठी ने। तो इसको आप देख लेना है, राम नरेश त्रिपाठी हमको याद रह जाएगा नाम, राम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखी है ये। और इसके अलावा पोएम का क्या नाम है, वह देश कौन सा है, जो हमको हर लाइन में दिख रहा होगा, वह देश कौन सा है, वह देश कौन सा है। तो ये हमारे लिए जो हो जाएगा इसको जानना। तो यही संदर्भ तो हो जाएगा। फर्स्ट व्याख्या देखिए आप इसकी, कि यहाँ पे जो राम नरेश त्रिपाठी जी हैं वो ये कहना चाहते हैं कि मन को मोहित करने वाली प्रकृति की गोद में भारत ही बसा है। मतलब वो यहाँ पे हमारे देश के बारे में बता रहे हैं कि यही वह देश है जहाँ स्वर्गीय सुख विद्यमान है। मतलब ये यहाँ पे वो हमारे देश के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ की मिट्टी जो है वो कितने रसीले फल देती है, कितने अच्छे यहाँ पे अनाज पैदा होते हैं, और यहाँ पे कितने मैदान हैं, पर्वत हैं, वन हैं, और चारों तरफ हरियाली रहती है। मतलब इस टाइप से वो हमारे देश के यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं इस वाली रचना में। तो इसमें इसके टोटल हमको 2 तो ये हो गए हैं, ये 3 और ये 4, मतलब 4 स्टेंजे हमको दे रखी हैं इसके। एक बार और चेक लो तो कभी और भी दे रखे हैं इसके, नहीं और नहीं है। टोटल 4 स्टेंजा हैं जो वह देश कौन सा ऐसे लिए गए हैं, और ये हमारे लिए ईजी रहेगा क्योंकि हमको इसमें कीवर्ड्स मिल गया है। तो ये राम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखी हैं 2 रचनाएं, अन्वेषण और वह देश कौन सा है, ये 2 रचनाएं इनकी हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 14, जो कि हमारा जयशंकर प्रसाद जी से संबंधित रहने वाला है। इससे पहले हम जान लेते हैं इनके बारे में थोड़ा बहुत। हिंदी साहित्य जगत का ध्रुव तारा जयशंकर प्रसाद जी को माना जाता है। इन्हें छायावाद युग का जनक भी कहा जाता है। जो जयशंकर प्रसाद जी हैं उन्होंने बहुत सारे ऐतिहासिक नाटकों की रचनाएं की हैं, और उन्होंने अपने नाटकों में अपने वर्तमान को व्यक्त करने की अद्भुत क्षमता मौजूद है उनके अंदर, और उन्होंने इसी तरीके से उनका यथार्थ चित्रण भी किया है। इसमें हम टोटल 4 पदों की व्याख्या करेंगे। ये देखिए, जो ये वाली है ये बीती ताही जागरी नामक शीर्षक से ली गई हैं। जिसे फर्स्ट लाइन आपको दिख रही होगी, बीती विभावरी जागरी, ये इसका नाम है शीर्षक का। और ये कविता है लहर नामक कविता से लिया गया है। और जो लहर नामक जो कविता है ये 1935 में प्रकाशित हुई थी, और यह एक जागरण गीत है। एक युवती अपनी सोई हुई सखी को सुबह सुबह जगा रही है। इसमें सामान्य जागरण भाव के साथ वियोग का श्रृंगारिक प्रसंग भी जुड़ा हुआ है, जो हमको लास्ट में देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे एक जो युवती है वो अपनी सोती हुई फ्रेंड को जगा रही है। देखते हैं कैसे। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी खग कुल कुल सा बोल रहा, क्रियला का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका सी भर लाई, मधुमुकुल नवल रास गागरी, अधरों में राग अमंद पिए, अनकों में मैलज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आँखों से भरे विहागरी। तो अब देखो आप लास्ट में दिख रहा होगा, वही तुकबंदी हो रही है, रही नागरी रहा रहा लाई गागरी पिए किए आली री, मतलब इस टाइप से मतलब ये कीवर्ड्स रखे हैं। और आपको दिख रहा होगा कि मतलब वो अपनी सोई हुई फ्रेंड को जगा रही है, तो ये हमारे कीवर्ड्स रहने वाले हैं इसमें। नेक्स्ट ये इसकी व्याख्या, इसको आप देख लेना, ईजी है, ये वाला भी हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, ले चल वह बुला बुलावा देकर, ले चल वह भुलावा देकर, मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्झन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवनि रे, जहाँ सादसी जीवन छाया, ढीले अपनी कोमल काया, नील गगन में ढुलकाती हो, तारों की पाती घनी रे। देखो रे, रे मतलब ये यहाँ पे कीवर्ड्स रहेंगे, रे रे मतलब रा वर्ड्स रहेगा यहाँ पे कीवर्ड्स। नेक्स्ट देखिए, ये वाला टॉपिक है, यहाँ पे ये ही है रे रे मतलब आपको दिख रहा होगा इस टाइप से, तो इसकी व्याख्या कर लेना आप। वही लहर नामक से लिया गया है और ये जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं, ये आप देख लेना है, क्योंकि बहुत बड़ी व्याख्या है, मैं कराऊंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। थर्ड ये है, हिमाद्री तरंग श्रृंग से प्रबुद्ध सर्व भारती, मतलब ये यहाँ पे भारतीय वर्ड आ गया है, तो यहाँ पे ये चंद्रगुप्त से संबंधित ये नाटक के इस भाग लिए गए हैं। इसकी व्याख्या भी देख लेना आप एक बार, बहुत बड़ी व्याख्या है, मैं रीड करूँगी तो ज़्यादा टाइम जाएगा, इसलिए मैं आपको करने के लिए दे रही हूँ, आप इसको खुद से करके देखना, आपसे इजीली हो जाएगा। जो नेक्स्ट है ये झरना नामक पोएम से लिया गया है, झरना। तो मैं बता रखा है किस टाइप से मतलब झरना गिरता है या किस टाइप से मतलब वो यहाँ पे मतलब ये विषय बनाया गया है झरना को, झरने को यहाँ पे उस चीज़ को बताया गया है। जयशंकर प्रसाद जी ने हमको झरना को विषय बना के यहाँ पे बताया है। ये इसकी व्याख्या है उस वाले स्टैंजा की। झरने से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टैंजा दिया गया है और उसी से क्वेश्चन वो हमसे पूछ सकता है। तो नेक्स्ट देखिए, हमारा चैप्टर नंबर 15 है हमारा, जिसमें हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में बात करेंगे और इनकी काव्य वाचन का विश्लेषण करेंगे। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, वो छायावादी युग के 4 स्तंभकारों में से एक विख्यात कवि होने के साथ एक उपन्यासकार, निबंधकार और कहानीकार थे। इनके व्यक्तित्व विद्रोही और क्रांतिकारी था, जिसके कारण शुरू में माँ उन्हें दूसरे काव्य प्रेमियों द्वारा गलत माना जाता रहा था, लेकिन प्रतिभा ज़्यादा दिन तक नहीं छुपी रह सकती। निराला की कविताओं में काल्पनिकता बहुत कम थी, उनकी कविताओं में यथार्थता की प्रमुखता दिखाई देती है। इसमें भी हम टोटल 4 पदों की व्याख्या देखेंगे। ये देखिए, फर्स्ट जो ये है संध्या सुंदरी, यहाँ पे फर्स्ट वर्ड यहाँ पे लिखा गया है और ये संध्या सुंदरी नामक जो इनकी कविता है उससे ही ये लिया गया है। मतलब जो ये पोयम है ये इनकी संध्या सुंदरी नाम से है। इस वाले पोयम में उन्होंने हमको मतलब क्या बता रखा है, शाम की सुंदरता का वर्णन यहाँ पे कर रखा है। उन्होंने बताया है कि शाम को एक उन्होंने एक सौंदर्य के रूप में ढाल दिया है यहाँ पे, उसके बारे में इन्होंने बताया है। तो देख लेना, मतलब आपको यहाँ पे इसके मतलब देख के पता चल जाएगा कि हाँ शाम के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मेघ में आसमान से उतर रही है, संध्या सुंदरी यहाँ पे वर्ड हो गया, मतलब इस टाइप से आपके लिए इजी रह जाएगा याद करना। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके बारे में, अभी इसकी व्याख्या है, इसको आप कर लेना। इसके अलावा नेक्स्ट है तोड़ती पत्थर, ये इनकी एक रचना है। तोड़ती पत्थर मतलब यहाँ पे एक विधवा के बारे में दिखाया गया है कि उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने कैसे वो धूप में गर्मी के दिन में वो मतलब अपने आप को झुलसाती हुई वो काम करती है, मतलब बहुत ज़्यादा दोपहर में भी। तो यहाँ पे उस चीज़ को बताया गया है। इसकी व्याख्या भी आप देख लेना एक बार, इसको पढ़ लेना क्योंकि बहुत बड़ी है, मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। जब हम इसके बारे में विशेष के बारे में बात करते हैं तो इसमें मतलब मजदूरन पर लिख गई एक दुर्लभ कविता है ये, कि कैसे मजदूरी की जाती है उसके बारे में बताया गया है इसमें। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए, बादल राग एक पोएम से लिया गया है। इसमें तो मतलब अब देखते ही पहचान जाओगे कि बादल से लिया गया है, क्योंकि जैसे घनघोर, अंबर, गिरिसर मतलब इस टाइप के वर्ड आपको दिख रहे होंगे। उथल पुथल मचा कर जैसे आ रहा है बादल, इस टाइप से मेरा पागल बादल, मतलब ये यहाँ पे इजी रहेगा हमारे लिए जानना।
ये इसकी व्याख्या है। ये देखिए, ये इसकी व्याख्या है। विशेष नेक्स्ट ले लिया गया है भिक्षुक नाम पोयम से। ये अब पूछा गया है प्रीवियस ईयर पेपर में, इसको देख लेना आप। वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता, पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर धाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को का फैलाता, दो टुक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। मतलब यहाँ पे भिक्षुक के बारे में बात की गई है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो यहाँ पोएम का नाम भिक्षुक है। और ये इसकी व्याख्या है। यहाँ पे भिखारी को केंद्र बनाकर रचना की गई है। ये भिखारी के बारे में बताया गया है किस प्रकार वह अपने कलेजों को इकट्ठा कर कर मतलब भीख मांगने के लिए आता है। तो यहाँ पे छायावाद की हमको प्रकृति देखने को मिलती है। ये हमारा हो गया भिक्षुक। नेक्स्ट हमारा है जिसमें हम देखेंगे सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में। सुमित्रानंदन पंत जो थे वो 4 स्तंभों में से एक थे। छायावादी काव्यधारा को एक नई गति देने में पंत की भूमिका उल्लेखनीय रही है। भाव, भाषा एवं शिल्प तीनों ही दृष्टियों से पंत ने छायावाद को संपन्न बनाया है। छायावादी कवियों में सर्वाधिक काव्य रचना पंत ने ही की है। इसमें बात करेंगे तो हम इसमें टोटल 4 पदों की व्याख्या देखेंगे। ये देखिए, फर्स्ट जो है ये पल्लव नाम से है। पल्लव हम इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये रचना इनकी फर्स्ट रचना है। ये देखिए, बड़ी पोयम है ये इनकी एक। ये कविता है सुमित्रानंदन पंत जी की पल्लव, जो कि 1924 में प्रकाशित हुई थी। और इस कविता में इन्होंने, तो ये सुमित्रानंद पंत जी की पल्लव नाम से ये इनकी एक कविता है, जिसकी आप व्याख्या ये देख लेना। देखो कितनी बड़ी व्याख्या इन्हें पढ़ूंगी तो 15-20 मिनट तो इसी में चली जाएंगी। तो नेक्स्ट देखिए जो सेकंड है इनकी, तो ये सेकंड स्टैंजा है। ये प्रथम रशिम नाम से लिया गया है। ये इस पोएम का नाम है प्रथम रशिम। और वीणा 2 पोएम यहाँ पे ली गई हैं, इनसे लिए गए हैं स्टैंजा। ये मैं आपको बोल रही हूँ कि ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि हमको बहुत सारे पोएम्स और बहुत सारे हमको राइटर्स के नाम याद करने होंगे। बट फिर भी मैं जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वो बता रही हूँ, ताकि आपके लिए हेल्प हो जाए। नेक्स्ट ये देखिए, मौन निमंत्रण इस नाम से नेक्स्ट हमारी ये पोएम है मौन निमंत्रण। ये भी सुमित्रानंद पंत जी की कविता है। यहाँ पे स्टैंजा लिया गया है। यहाँ पे मौन वर्ड आपका रहेगा। रहा मौन, मौन मतलब हर स्टैंजा लास्ट में मौन वर्ड आपको दिख जाएगा। तो ये हमारा कीवर्ड्स रहेगा इस वाले के लिए। लास्ट हर स्टैंजा में आपको मौन वर्ड दिख रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, ये इसकी व्याख्या है। जो ये मौन निमंत्रण कविता है, ये शुरुआत रात की प्रकृति से की गई है। इसमें ये बताते हैं कि रात में चांदनी फैली हुई थी, मतलब किस टाइप से रात, मतलब ये रात के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। इसके बाद यदि बात करें तो ये शुरुआती दौर की एक इनकी रचना है छायावाद के। और यहाँ पे प्रकृति के प्रति आत्मीय जिज्ञासा को दिखाया गया है। मानवीकरण अलंकार दिखाया गया है। और 16 मात्राएं हैं, मतलब हर एक पंक्ति में यहाँ पे ये चीज़ भी दिखाई गई है। हमारा नेक्स्ट है जिसमें हम महादेवी वर्मा जी के बारे में पढ़ेंगे और इनकी काव्य वाचन को भी देखेंगे। तो महादेवी वर्मा जी की आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माताओं में महत्वपूर्ण स्थान इनका रहा है। इन्हें शिक्षा और साहित्य के प्रति प्रेम इन्हें विरासत में मिला था। और इन्हें मीरा की विरह व्याकुलता, कसक और वेदना का अनुभव करके ही विद्वानों ने इन्हें आधुनिक युग की मीरा की संज्ञा दी है। महादेवी वर्मा को अपनी रचनाओं में दर्द व पीड़ा की अभिव्यक्ति के कारण पीड़ा की गायिका भी कहा गया है। महादेवी जी कवित्री होने के साथ साथ गद्यकार भी थी। और इस वाले में मतलब लेसन में हम इनके कुल 5 पदों की व्याख्या करेंगे, जिसमें फर्स्ट है पंथ होने दो अपरिचित। इस नाम से ये मतलब इनकी पोयम है। और ये पोयम इनकी
दीप शिखा नामक उससे ली गई है, जो कि 1942 में लिखी गई थी। जो दीप शिखा है वो कवित्रियों में महादेवी की वैचारिक दृढ़ता पहले की तुलना में और भी बड़ी बड़ी हुई दिखाई देती है इस वाली की रचना में। और इस रचना में मतलब वो क्या बताना चाहती हैं कि मतलब जिस रास्ते पर वह चलना चाहती हैं वह मेरे लिए नया हो सकता है, अपरिचित हो सकता है, उस रास्ते पर बहुत सारी कठिनाइयाँ हो सकती हैं, बट उसके बाद भी वो मतलब अपनी यात्रा को पूरी करेंगी, उनमें पूरा आत्मबल है। इस टाइप से ये मतलब ये दिखाना चाहती है इस वाले पोयम में। यदि हम बात करें तो इनके विशेष की, तो इसमें अज्ञात व अनंत प्रियतम को संबोधित किया गया है और प्रिय पथ पर चलने की कठिनाइयों से संघर्ष किस प्रकार मतलब एक स्त्री को उठाना पड़ता है वो चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। नेक्स्ट है सेकंड जो है, यह मंदिर का दीप, इस नामक वाली कविता से लिया गया है ये। तो इसके प्रसंग की यदि हम बात करते हैं तो यह मंदिर का दीप कविता से लिया गया है और यहाँ पे साधक को अपनी साधना करने दो। महादेवी ने ऐसा चाहा है जो साधक है वो अपनी साधना करे। साधक प्रचार के लिए साधना नहीं करता, वह किसी को दिखाने के लिए प्रशंसा के लिए साधना नहीं करता, बल्कि जो साधक होता है वो अपने संकल्प को पूरा करने के लिए साधना करता है। तो इस कविता में मंदिर के दीप को साधक का प्रतीक बताकर ये उन्होंने पोएम लिखी है। नेक्स्ट देखिए इसकी व्याख्या है। इसके अलावा यदि विशेष की बात करें तो प्रशंसा के लिए साधना नहीं करता है, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है और यहाँ पे मंदिर के दीप को साधक का प्रतीक बनाया गया है। नेक्स्ट है, मैं नीर भरी दुख की बदली, ये इनकी पोयम है। मतलब हम इनकी अभी एक पोयम हमने इनकी देखी, ये थी पंथ होने दो अपरिचित, एक पोयम इनकी हमने ये देखी। नेक्स्ट हमने ये देखी यह मंदिर का दीप, सेकंड हमने ये देखी। और थर्ड है मैं नीर भरी दुख की बदली, थर्ड इनकी ये वाली पोयम है। मतलब 3 पोयम तो इनकी हो चुकी हैं, तीनों ही पोयम महादेवी वर्मा ने लिखी है। ये आप देख लेना इसकी व्याख्या। और फोर्थ है चीर सजग आंखें उनिदी, ये भी इनकी एक संध्या गीत है, मतलब ये गीत है, इस टाइम में इन्होंने लिखा है इसको। मतलब टोटल हमने इनकी 4 पढ़ी हैं, चारों पोएम अलग अलग हैं जिनको हमको नाम याद करने होंगे और साथ में ये चीज़ भी देखनी होगी कि ये किस उससे लिया गया है, मतलब कि ये लाइनें जो हैं ये किस पोएम की ली गई हैं, लेखिका कौन है, इस तरह से हमको देखना होगा। और ये देखिए एक 5th और आ गई है, सब बुझे दीपक जला लूं, ये इनकी एक और है पोयम और ये भी दीप शिखा से ही ली गई है और ये इसकी व्याख्या है। इसे मतलब इच्छा शक्ति के बारे में बता रखा है कि यदि कोई इंसान संघर्ष करना चाहता है तो उसकी इच्छा शक्ति भी उसका साथ देती है और वो अपने मतलब मंजिल को वो पा लेते हैं, इस सब से बता रखा है। तो मतलब ये हमारा लास्ट चैप्टर था जो मैंने आपको कराया है अभी, चैप्टर नंबर 17 महादेवी वर्मा का। तो मतलब हमारा टोटल ये रहेगा व्याख्या पोर्शन, ये हमने टोटल कर लिए। मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है मतलब एक तरीके से कि किस टाइप से व्याख्या पूछेगा वो हमसे और हमको किस टाइप से उसको कवर अप करना होगा। तो ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा, बट हम इसको थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो हम इसको ईजिली कर पाएंगे। तो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहे ये वाला सेशन और ये वाली मेरी वीडियो। थैंक यू एवरीवन।